हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगी 91 क्वेश्चन से। 90 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीडीपी की, वो मेरे साथ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। रोज़ इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है 30 क्वेश्चंस की, वही 30 क्वेश्चंस जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। स्नायु मंडल को शारीरिक विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मांसपेशियों में वृद्धि भी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स प्रोडक्ट करती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय कौन सा नहीं है? समानता, भिन्नता या प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। देखो, वंशानुक्रम क्या होते हैं? मतलब कि जो जीन्स हम में हमारे पापा मम्मी से आते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो हम समान भी हो सकते हैं, ठीक है, और भिन्न भी हो सकते हैं, और प्रत्यागमन भी हो सकता है। प्रत्यागमन क्या होता है कि हम ना अपने माता पे जाते हैं ना पापा पे जाते हैं, ठीक है। और भिन्न में क्या होता है? हम पापा पे ना जाके माँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये वंशानुक्रम के निकाय होते हैं, लेकिन जो अभिप्रेरणा है वो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? एक परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या पक्वता क्या होता है? झूठ बोलने की अवस्था, ठीक है। बच्चा क्या है? झूठ बोलने लगता है। तो किस अवस्था को मिथ्या पक्वता कहा जाएगा? ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है। मम्मी वहां पर देखो एक डायनासोर है, मम्मी वहां देखो स्पाइडरमैन है, इस तरह से, है ना। तो इसे ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था की विशेषता कौन कौन सी है। तो पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। बाल्यावस्था से भी तीव्र गति से शारीरिक विकास की तीव्रता होती है शैशवावस्था में। दूसरों पर निर्भरता, हाँ, दूसरों पर निर्भरता भी होती है। बच्चा चलने तो लग नहीं जाता, बच्चे को सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है। शैशवावस्था में हर शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। लेकिन नैतिकता का होना, ये जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो होती है, बच्चा देखता है कि कौन क्या कर रहा है ना, तो वो उसी के अनुसार करने का प्रयास भी करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर क्या होता है? जिज्ञासा होती है कि वो मतलब हर तरफ देखता है कि क्या है, नया क्या है। जैसे कोई फैन अचानक से चलने लगा तो उसके लिए नया है, तो वो फैन को ही देखेगा कि ये चल रहा है, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मतलब जैसे कोई कुछ कर रहा है तो वो भी करने का प्रयास करेगा, है ना। तो अनुकरण द्वारा मतलब कि वो देख करके सीखने की प्रवृत्ति है। लेकिन ये जो चिंतन प्रक्रिया है ये शैशवावस्था में नहीं होती है ना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस वैज्ञानिक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये कहा है हरलॉक ने। बिग व हेड डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किसमें होता है? परिवर्तन जो है शारीरिक भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है और मनोवैज्ञानिक भी हो रहा है। किसमें हो रहा है? तो ये होता सब में है, लेकिन जो बहुत बड़े रूप में बदलाव होता है वो किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है ना। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास के सिद्धांत पता होने चाहिए आपको। निरंतरता, हाँ, मानव विकास निरंतर होता है। अनुक्रमिकता, हाँ, क्रम में होता है। सामान्य से विशिष्ट, हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब
पॉइंट्स देख लेते हैं। निरंतर क्या, विकास निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मृत्यु तक विकास चलता है। ठीक है, एक क्रम से होता है विकास, जैसे कि शैशवावस्था है तो उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, तो एक क्रम डिसाइड हो रहा है ना। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पूरी बॉडी चलती है, तो ये सामान्य विकास है। लेकिन जब वो अपने हाथों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने हाथों से कुछ सामान को पकड़ना सीख जाता है, तो वो विशिष्ट मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हुआ। लेकिन प्रतिवर्ती ऐसा कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मुख्य रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति किस रूप में आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति किस सिद्धांतों पर है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास सबसे पहले तो जरूरी है, विकास बराबर ही होता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो ये क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, या अंतः क्रिया, या अंतः संबंध, या निरंतर। भैया निरंतरता के ही तो अंदर आएगा। निरंतर मतलब विकास निरंतर होता है, ठीक है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत सभी विद्यार्थियों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। विकास का क्रम भी एक जैसा होता है, विकास की सामान्य क्षमता भी एक जैसी होती है, लेकिन विकास की दर ये जो होती है सभी शिक्षार्थियों में अलग अलग हो सकती है। विकास की दर में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो कोलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो किसके लिए जाने जाएंगे? नैतिक विकास के क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाएंगे, है ना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जिज्ञासा किससे संबंधित है? अगर आपने संवेग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने मैकडूगल के संवेग पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही संवेग वाली, जिसमें मैंने 14 पूरे संवेग डिस्कस किए थे, और इस तरह से ही मूल प्रवृत्ति, जैसे मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछ लिया यहाँ पे मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आश्चर्य से, है ना। मैंने अपने चैनल पे ये डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो एक बार। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, क्यों भाई? बहुत कम क्यों सीख सकते हैं, और क्यों नहीं सीख सकते? अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर क्यों? पूरे क्यों नहीं सीख सकते हैं? कुछ बच्चे सीख सकते हैं, क्यों? कुछ बच्चों को क्या हो रखा है जो वो नहीं सीखेंगे? तो ये तीनों पॉइंट गलत हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही अध्यापक की दृष्टि में सर्वोत्तम कथन है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है कैसे? केवल एक कोश, केवल एक कोश से मनुष्य जीवन का आरंभ घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक विकास से क्या तात्पर्य? मांसपेशियों के विकास से, और पैरों की उचित गति और शक्ति। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। किस अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? तो ये हो जाती हैं 8 से 9 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में ऐसा होता है? ये होता है उत्तर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था जो एज है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी करती है आप लोगों को कभी कभी। जैसे नई खोज, बच्चा कब एक्साइटेड होता है कि नहीं नहीं मुझे ढूंढना है, मुझे यहाँ खोदना है, वो हथौड़ा लेके चालू हो जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा ना, वो उससे अपना ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाएगा। तो ये बाल्यावस्था की एज में ज़्यादा होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किस आयु पर होता है? तर्क करने लग जाता है बच्चा, जिज्ञासा उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, ये हो जाता है 11 वर्ष की आयु पर। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है? उत्तेजना क्या सामाजिक विकास का भाग है, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या मानसिक विकास का? तो भैया उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का।
बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड विने। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन के प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। जो अवधारणा देना, प्रतिबिंब देखना, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये सब जो होती हैं, ये सब जो हम कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं भैया? विचारात्मक प्रक्रिया से, है ना। प्रतीक एवं संकेत कर पाते हैं, विचार करके ही तो प्रतीक एवं संकेत को समझ पाते हैं, भाषा बोल पाते हैं। छोटे शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो ये किस भाव पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति? तो ये दिखाता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। वो देखता है कि जो खिलौने हैं उसके भागों को अलग करके देखता है कि उसमें क्या है, और तो ये क्या है? जिज्ञासा ही तो हुई, उसको अलग जानने की इच्छा हो रही है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि मतलब क्या? शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, तभी तो शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान करना चाहते हो और उसका पहला चरण क्या होगा? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या के प्रति जागरूकता ही समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि, एक बार आप ये ध्यान रख लो, वृद्धि व विकास। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि वो होती है जो हमें दिखाई देती है। जैसे हमारा शरीर का हाइट बढ़ रहा है तो क्या होगा? वो वृद्धि है। लेकिन जो शरीर की मांसपेशियों में मजबूती आ रही है, हड्डियों में मजबूती आ रही है, रक्त संचार हो रहा है, नसें बढ़ रही हैं, तो ये सब क्या? ये विकास है। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि भाई आकार बढ़ रहा है व भार बढ़ रहा है, तो ये वृद्धि है आकार व भार, है ना। वृद्धि का संबंध आकार व भार दोनों से है। किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि क्या है? ये तो सभी को पता होगा। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। कौन सा नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम? तो वंशानुक्रम मतलब एक के बाद एक पीढ़ी आ रही है, तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें समान भी आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? समानता का नियम। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आज भी मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कल फिर मैं 120 के आगे 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।